यस बच्चा पार्टी। कल हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में मैंने आपको कल डिस्कस किया था सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, वन इज सोल्यूट एंड अनदर इज solvent. Yes, and when the amount of the solute is changed, the concentration of the solution is also changed. तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए सॉल्यूशन के कुछ टर्मिनोलॉजी डिसाइड की थी, डिस्कस की थी। वो इसलिए रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि फिर अभी हम जब चैप्टर को आगे मूव करेंगे फिर से यही टर्मिनोलॉजी आपको रिकॉल करा दूँ कि पहली थी मास परसेंटेज, सेकेंड वन इज थी वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड वन इज थी नॉर्मेलिटी, फोर्थ वन इज थी मोलारिटी, नेक्स्ट वन थी मोलालिटी, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, एंड लास्ट वन इज पार्ट्स पर मिलियन। तो आई थिंक कि कल हम लोगों ने इन सारी टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करके इनके न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी कि जो सॉल्यूशन मेकअप होगा वो हमने 3 फेज पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन भी 3 तरीके के हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो पहला सॉल्यूशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, सिंपल सा एग्जांपल, शुगर इन वाटर। तो यहाँ पर शुगर क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ पर इस हेडिंग में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत टर्मिनोलॉजी टफ हमारे पास नहीं आएंगी जो हमको नहीं पता होंगी। तो एज सिंपल एज दैट कि व्हेन ए सॉलिड सोल्यूट इज एडेड continuously to a liquid solvent, the solute keeps on dissolving and the concentration of the solution keeps on increasing, and this process is called dissolution. This process is called dissolution. क्लियर? अब कोई चीज डिसॉल्व हो गई, फिर से हमें उसको रिक्रिस्टलाइज करना है। हम क्या करें, वाटर मॉलिक्यूल को टेम्परेचर इंक्रीज कराएं, वाटर मॉलिक्यूल को इवोपरेट कर दें, तो हमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में फिर मिल जाएगा। इट मीन्स अगले इसमें टॉपिक की एक टर्मिनोलॉजी आ सकती थी, वो है क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? A stage is reached when no more solute dissolve at a given temperature, because from the solution the solute particle keeps on colloiding on the surface of a solid solute particles and gets separated out of the solution, and this process is called crystallization. In terms of chemistry, जब किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट का डिसॉल्व होना स्टॉप हो जाता है, तब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? और इस सॉल्यूट का डिसॉल्व होना एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में वर्ड यूज किया जाएगा, सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड एट any temperature is defined as the maximum amount maximum amount of the solid in grams which can dissolve in 100 gram of solvent। यानी सॉल्युबिलिटी मेजर करने की एक पर्टिकुलर स्केल डिफाइन करी गई कि जितना मैक्सिमम अमाउंट
सॉलिड का जो कि ग्राम्स में लिया जाएगा उसको आप 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। इस प्रोसेस का नाम है सॉल्युबिलिटी। क्लियर? तो पहला हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा जिसमें सॉलिड इन लिक्विड की बात की गई। इसी तरीके से सेकेंड हम सॉल्यूशन पढ़ सकते थे जिसमें हम गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में भी टर्म तो बेटे वही सॉल्युबिलिटी आएगा। आपकी यहाँ पर हमने जो ग्राम्स की बात करी है वहां पे चूंकि हम वॉल्यूम लेंगे तो हम डेफिनेशन को कहाँ चेंज करेंगे कि द solubility of any gas at a particular liquid in the volume of the gas in cc that can dissolve in unit volume of the liquid. Unit volume of liquid. सॉलिड इन लिक्विड में ग्राम्स की बात करी गई थी सॉलिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, और जब हमने गैस इन लिक्विड की बात करी तो वॉल्यूम की बात की गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप सबके? अब इस सॉलिबिलिटी ऑफ गैस को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम कुछ फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक, तो पहला फैक्टर नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस and the solvent, यानी कौन सी गैस है किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व की जाएगी, इस बात का इफेक्ट उसकी सॉलिबिलिटी पर पड़ता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ग्रेटर द सॉलिबिलिटी ऑफ द लेटर गैसेस ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यानी कोई भी गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व की जाएगी तब उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो वो तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि जैसे ही तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो लिक्विड में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे इवोपरेट होकर के निकल जाएंगे। इसका मतलब सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर? और इसको आप ली चार्टियर प्रिंसिपल से भी समझ सकते थे। ली चार्टियर प्रिंसिपल ने भी क्या कहा था कि इफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर in equilibrium equation the reaction shift in that direction in which they neutralize the effect of this temperature or pressure or change in concentration. Clear? लेकिन ये तो इन जनरल मैंने आपको बताया, कुछ गैसेस ऐसी भी हैं जिनकी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस टेम्परेचर के साथ एक्सेप्शन बिहेवियर को शो करती है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैसेस। हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैसेस, इन दोनों की सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इंक्रीज करती है विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? स्पेशली इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट सच एज हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल एंड एसीटोन। यानी इस तब उस समय हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो कौन कौन से हैं? नॉन एक्वस है, यानी सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो आपको कभी कभी कुछ एक्सेप्शन पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। थर्ड इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी
जिन्होंने क्वांटिटेटिवली इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड स्टडी किया था। क्या मैंने बोला? क्वांटिटेटिव, QUANTITATIVE, क्वांटिटेटिवली यानी उसने कहा, किसने, कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसकी क्वांटिटेटिवली रिलेशनशिप को बताया? साइंटिस्ट का नाम था हेनरी। और इन्होंने जो अपना लॉ दिया उसको कहा जाएगा हेनरी लॉ, जिसमें उन्होंने प्रेशर के इफेक्ट को डिस्कस किया था विथ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। मैथमेटिकली स्टार्टिंग में इन्होंने कहा कि स्मॉल m is directly proportional to the p. What is m? m is the mass of the gas dissolved in a given volume of the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid. तो proportionality sign हटाया तो m is equal to आ गया kh into p, where kh is the Henry constant. या जनरली अभी इनको इन्होंने अगर डायरेक्ट ना दे करके पहले इन्होंने इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खाली के फॉर्म में दिया, तो m इज इक्वल टू के इंटू पी आया, तो k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकाला यहाँ पे, whose वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। क्लियर? फिर इसको रीमॉडिफाई किया, क्योंकि हमने कल आपको पढ़ाया था कि जो मोलालिटी फैक्टर और मोल फ्रैक्शन है ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो हेनरी ने टेम्परेचर डिपेंडेंसी को रिमूव करते हुए अगेन लॉ में थोड़ा सा चेंज किया और उन्होंने कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड at a particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas. क्लियर? और यहाँ पर ये जो सॉल्युबिलिटी वर्ड निकाला गया है बच्चे, इस सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्लेन किया तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। क्लियर? तो x इज इक्वल टू आ गया k डैश p, जहां पर x क्या है? मोल फ्रैक्शन है, p क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉरी पार्शियल प्रेशर है, और k डैश प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू भी किस पे डिपेंड कर रही है? नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड कर रही है। इसकी भी वैल्यू नेचर पे डिपेंड कर रही है और इसकी भी वैल्यू नेचर पे डिपेंड कर रही है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। क्लियर? और इन दोनों इक्वेशंस को अगर आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो आपका फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू 1/k डैश इंटू मोल फ्रैक्शन। अगर इसको ए कॉम्पोनेंट मान लो तो ये भी ए कॉम्पोनेंट हो जाएगा। दिस फिगर is equivalent to a new constant that is called kh, where kh is Henry constant. Is it clear all of you कि हमारा रिलेशनशिप हेनरी कांस्टेंट का मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अब इसका लॉ हमारे पास क्या बन के आया? स्टेटमेंट कि the partial pressure P is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. That is called Henry's law. Clear? यहाँ तक सब बच्चों के समझ में आ गया? अब नीचे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि चूंकि हेनरी कांस्टेंट के जो है वो एक फंक्शन है जो नेचर ऑफ द गैस को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी इसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होगी। ये अलग अलग
अलग अलग गैसेस के लिए इसका फंक्शन भी अलग अलग होगा, यानी के एच की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होगी। अलग अलग गैस के लिए के एच की वैल्यू न्यूमेरिकल में भी अलग अलग आपको गिवन की जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सीधी सी बात कही कि के एच जो है वो केवल डिपेंड किस पर कर रहा है, के एच डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस पे। सेकेंड पॉइंट इस हेनरी कांस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट आप पढ़ सकते थे कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच, greater the value of KH, lower is the solubility of the gas. Lower is the solubility of gas. Is it clear? And the third point of the Henry constant important is the value of KH. Value of KH increases with increase of temperature. Clear? So the solubility decreases with increase of temperature at the same pressure. कंडीशन उसने आपको क्या बताई कि अगर तब हम उसको सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन कर ले तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एट सेम प्रेशर। प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सारा का सारा हेनरी लॉ किसके लिए था? इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए था। क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, तब हम इसके आगे आपको बताएं कि इस हेनरी कांस्टेंट की लिमिटेशंस क्या है। अब जो बोर्ड में क्वेश्चंस आपके पास मिलते हैं वो हमारे पास पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा स्टेटमेंट हेनरी लॉ का मिल सकता था। क्लियर? दूसरा, हेनरी लॉ का जब आपको न्यूमेरिकल मिल गया या स्टेटमेंट मिल गया तो वेरी गुड। नहीं मिला तो हेनरी कांस्टेंट की करेक्टरिस्टिक के बारे में उन्होंने आपसे कहा, जो मैंने अभी आपको डिस्कस करी कि केवल ये एक फंक्शन है। तीसरा उसने कहा कि ये के एच किस लिमिट तक काम करेगा। हर सॉल्यूशन हर गैस के लिए ये फंक्शन नहीं कर सकता। तो जो हेनरी लॉ है वो एप्लीकेबल हो पाएगा केवल उन दो फैक्टर्स के लिए उन दो फैक्टर्स के लिए। पहला, जिसमें प्रेशर शुड बी लो एंड द टेम्परेचर शुड बी हाई। पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बोली कि प्रेशर शुड बी लो and temperature should be high. Is it clear all of you? और दूसरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जहां पर ये कि एप्लीकेबल हो सकता है वो कि व्हेन द गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन। जो गैस आप डिसॉल्व कर रहे हैं वो गैस डज नॉट या शुड नॉट undergo compound formation। क्लियर बेटा? जब तक उस सॉल्यूशन में उस गैस में ये दो करेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं होंगी वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगा। क्लियर? एंड द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द हेनरी लॉ इज application application of
हेनरी लॉ। इस पे भी आपके पास बोर्ड पे क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला इसका एप्लीकेशन कार्बोनेटेड ब्रिवेजेस बनाने में यूज किया जाता है। पहला, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। दूसरा, इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है डीप सी डाइविंग में। जो सिलेंडर वो लेके जाते हैं, उस सिलेंडर में जो हम ऑक्सीजन, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, उनके सिलेंडर में जो गैस का कॉम्पोजिशन लिया जाता है वो इस तरीके का मेकअप किया जाता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस विथ प्रेशर। क्लियर? इसीलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विल डिसॉल्व considerably in the blood and other any body fluids. And third one is in the function of lungs. Function of lungs. Because when air enters the lungs, partial pressure of oxygen is high. This oxygen combines with the hemoglobin to form oxyhemoglobin. So partial pressure of oxygen in tissues is low. And the last point is application for all climbers. For climbers or people living at high altitude, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप जाते हो वहाँ पर ऑक्सीजन कम होने लगती है, और जब ऑक्सीजन कम होने लगेगी तो धीरे धीरे बॉडी में उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज of the people living at high altitudes, so they feel weak or unable to think properly. ऐसी डिजीज जिसमें कि उनको सोचने की कैपेसिटी खत्म होने लगती है क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रही होती है, ऐसी डिजीज को कहा जाता है एनोक्सिया। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब इस हेनरी लॉ का एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आप कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। न्यूमेरिकल है, मान लीजिए कि अगर नाइट्रोजन गैस बबल विद वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। उसने आपसे पूछा मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कितनी होगी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। Assume that nitrogen exerts a partial pressure. नाइट्रोजन ने प्रेशर कितना एक्सर्ट किया? 0.987 बार। गिवन दैट द हेनरी लॉ कांस्टेंट, न्यूमेरिकल में आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट दी, उन्होंने दिया नाइट्रोजन का 76.48 किलो बार। एक बच्चा क्वेश्चन कह रहा है मिलीमोल्स में, यूनिट्स में आपको दे रहा है किलो बार में, तो हमें यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को करते समय बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करनी पड़ेगी कि हमारा यूनिट्स का चेंज भी गलत नहीं हो। क्लियर? तो हमारा अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या आ जाएगा बच्चा कि Pn2 इज इक्वल टू KH इंटू XN2। यही न्यूमेरिकल आएगा हमारे पास फॉर्मूला। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर नाइट्रोजन आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? सीधा सीधा पार्शियल प्रेशर गिवन है, KH गिवन है, तो आपका ये निकल आएगा। रख दीजिए सीधी सीधी वैल्यू 0.987 बार अपॉन इस किलो बार को भी बार में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 76,480 बार। क्लियर? ये भी बार में था, ये भी बार में था, बार से बार की यूनिट कट गई
तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन यानी रेशियो फैक्टर आ गया 1.29 इंटू 10⁻⁻5। अब आप एज्यूम करिए कि इफ स्मॉल n moles of nitrogen present in 1 liter of water, ठीक। और 1 लीटर ऑफ वाटर के जब मोल्स निकाले जाते हैं बेटा, 1 लीटर में 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, तो ये मोल्स आ जाते हैं 55.5, ये फिक्स होते हैं। यहाँ पर जब आपने मोल फ्रैक्शन N2 का निकाला तो वो आ जाएगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। कल हम लोग ने मोल फ्रैक्शन ऐसे ही निकाला था, ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर के ये आई थी। यस, रख दीजिए यहाँ पर, ये आ गई 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू n अपॉन, अगर मैं मान लूँ कि इस 1 लीटर के सॉल्यूशन के कंपैरिजन में यहाँ पे सोल्यूट कम है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बहुत छोटी डिजिट है, ये आ गया 55.55। यहाँ से आप स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। क्लियर? लेकिन जो आप n कैलकुलेट करोगे वो आएगा बेटा मोल्स में, और इसको फिर आपको कन्वर्ट करना होगा मिली मोल। क्लियर? यहाँ तक का हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी यहाँ तक आपको समझ में आ गया? गुड। अब तीसरी तरीके का सॉल्यूशन, हम लोगों ने 2 सॉल्यूशन तो डिस्कस किए। कौन कौन से 2 कर लिए? पहला हम लोगों ने सॉल्यूशन कौन सा डिस्कस किया था? सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा हमने कौन सा आपको डिस्कस किया? गैस इन लिक्विड। और तीसरा हम आपको डिस्कस करेंगे सॉलिड इन सॉलिड। क्लियर? इस सॉलिड इन सॉलिड वाले फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि जनरली ये एलॉय फॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो सॉलिड सब्सटेंस आर दोज सॉल्यूशंस in which the solvent is solid. However, most common among these are those in which both solute and solvents are solids. These are classified into 2 parts. अब इस solid in solid को भी हमने basically 2 parts में डिवाइड करके स्टडी कर ली। वन इज substitutional solid solution. Substitutional solid solution, and second one is interstitial interstitial solid solution. क्लियर बेटा? तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक सब्स्टिट्यूशनल, एक इंटरस्टिशियल। अगर आपको याद हो तो सॉलिड स्टेट के टॉपिक में भी हमने आपको पढ़ाया था इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता था कि किसी भी खाली जगह पर उस सॉलिड का ट्रैप आउट हो जाना, है ना। और सब्स्टिट्यूशनल, उस जगह को सब्स्टिट्यूट कर देना। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले ही सॉलिड इन सॉलिड का एक एग्जाम्पल दिमाग में बैठाने के लिए कहा, एलॉयस। एलॉयस का मतलब हुआ कि एक को जब आप मेल्ट करते हैं सॉलिड को और उसमें दूसरे सॉलिड को डाल करके फिक्स करते हैं, तो उसमें वो सॉलिड आपस में मिक्स हो जाता है। तो if some atom ions or molecules of one solid present at the lattice sites are replaced by the atoms ions or molecules of the other similar solids having similar size, the solid thus obtained are called substitutional solid solution. इसका मतलब कि जो पहले वाले एटम को दूसरा वाला एटम रिप्लेस कर रहा हो,
यहाँ से हटा करके दूसरा वाला आ जाए, लेकिन उस दूसरे वाले की भी क्वालिटी क्या हो कि दोनों सेम साइज के होने चाहिए, दोनों सिमिलर होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे को रिप्लेस कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ब्रॉन्ज और मोनल मेटल। क्लियर? और इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल का मतलब क्या हुआ कि इफ इन द लैटिस ऑफ द सॉलिड्स द एटम्स ऑफ सम अदर सॉलिड्स स्मॉल इन साइज ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड्स और वॉइड्स। जो हमने आपको सॉलिड्स में समझाया था कि अगर एक का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से है, तो जो इसके बीच में ये खाली जगह है, ये दिखाई दे रही ना आप लोगों को क्लियर, ये इसको मैंने डार्क किया, ये खाली जगह जो है इसको हमने वॉइड कहा था। और जब दूसरे सॉलिड का कोई भी एटम इसमें आकर के ट्रैप आउट हो जाएगा, तब जो बनेगा वो कहलाएगा इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों के? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में कितनी तरीके के सॉल्यूशंस को हम मेकअप कर सकते थे, इन तीनों पे सबसे इम्पॉर्टेंट यानी न्यूमेरिकल टास्क के लिए हमारे पास केवल क्या था, गैस एंड लिक्विड, जिसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हेनरीज लॉ, इसकी लिमिटेशंस, इसकी एप्लीकेशंस और इसकी न्यूमेरिकल यानी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को पढ़ा। तो आज पहले आप इतने सेक्शंस को ही, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को ही रिवाइज करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी व्हाट इज वेपर प्रेशर of liquid and Raoult's law। बच्चा सॉल्यूशन में यही लॉ एक सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है, राउल्ट्स का लॉ। जैसे आपने क्लास 11th में गैस लॉस पढ़े थे ना, है ना, वैसे ही यहाँ पर लीक, जब सॉल्यूशन की बात आई, जब गैस में पढ़ा तो गैस लॉस पढ़े थे, जब सॉल्यूशन में पढ़ेंगे तो हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। और इसी तरीके से गैस लॉ में हम लोगों ने कौन कौन से 3 लॉ पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। यस। और लास्ट में हमने एक वर्ड निकाल दिया था आइडियल गैस। इसको हमने कहा था कि दोज गैस विच फॉलोज ऑल द 3 रूल्स आर कॉल्ड आइडियल गैस। सिमिलरली जब आप राउल्ट्स लॉ कल पढ़ लेंगे, तब आप कहेंगे कि दो सॉल्यूशन विच फॉलोज द राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो ये टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहले आज आप इतने सेक्शंस को रेडी कर लीजिएगा। ओके।